Well, in this video, we are going to solve example number question number 15.1 of the exercise. हमारे पास दिया हुआ है कि द स्ट्रिंग ऑफ मास 2.50 किलोग्राम. सो हम ऐसा करते हैं कि नॉन पैरामीटर्स को पहले लिख देते हैं. तो जो गिवन मास है आपके पास वो रहा 2.50 kilogram, right? And the second is the tension of 200 Newton. So second जो नॉन पैरामीटर है कॉमा लगा के लिख दीजिए, टेंशन इज इक्वल टू 200 न्यूटन. And the length of the stretch string, the length of the string is 20.0 meter. If the transverse jerk is struck at one end of the string, and then how long does the disturbance take to reach the other end? तो कितनी टाइम में डिस्टर्बेंस जो दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी. तो हमसे जो पूछा हुआ है वो टाइम इंटरवल पूछा हुआ है. ओके, सो हम सबसे पहले जो नॉन पैरामीटर से हम जानते हैं, वी नो दैट जो वेव वेलोसिटी है, we know that the wave velocity, this v is equal to under root tension upon mass per unit length, mu, right? So from here we can calculate mu, that is equal to mass over length. So mass is 2.50 kilogram upon length is 20.0 meter. Okay, so if we solve this part, then mu is found to be 0.125 kilogram per meter, right? This is mu. So now you can substitute it over here. So b is equal to under root of टेंशन की जगह आप 200 भर दीजिए और म्यू की जगह आप 0.125 भर दीजिए. ओके, अब इसको आप ऐसा कर दीजिए कि आ गया 200, यहाँ रहने दीजिए, नीचे 125 लिख दीजिए, इसकी जगह दशमलव हटा के 3 जीरो ऊपर लिख दीजिए. ओके, सो अब आप इसको सॉल्व कर लें कि 25 पंजा 125 और 25 चौका 100 हो जाएगा. ठीक है, और 5 एकड़ 5 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएंगे 1600. और 1600 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड, राइट? सो हमसे पूछा हुआ है कि इस वेलोसिटी से यदि ये वेलोसिटी ऑफ द वेव आई और इसके साथ जो जर्क है वो दूसरे एंड पर कितनी देर तक पहुंच जाएगा. सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है, अब आप जानते हैं ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो हमें दिया हुआ है वो है 20 मीटर. ओके, तो हमने टाइम इंटरवल निकालना है. जो टाइम होगा वो होगा लेंथ अपॉन वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 20.0 अपॉन 40 मीटर पर सेकेंड. सो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 सेकेंड. इसको आप चाहें लिखना तो 0.5 सेकेंड लिख सकते हैं. तो ये रहा सवाल 15.1. सो हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर. इस एक्सरसाइज का जो दूसरा सवाल है, सवाल है कि एक स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 300 मीटर. एक पत्थर आप 300 मीटर हाइट से नीचे की ओर फेंकते हैं और फिर क्या होता है, द स्प्लैश इनटू द वाटर ऑफ ए पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर. तो टावर के नीचे जो एक छोटा सा पॉन्ड है उसमें जब पत्थर गिरता है तो आपको आवाज़ आती है. आपसे सवाल पूछा गया है, व्हेन द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप ऑफ द गिवन टॉप, व्हेन द स्प्लैश इज हर्ड एट द टॉप के ऊपर जो स्प्लैश कब आपको सुनाई देगी. और ये दिया गया है द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड आपने इस्तेमाल करनी है. और ग्रेविटी की वैल्यू यदि ज़रूरत पड़ती है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस्तेमाल करने. तो हम इसको करना शुरू करते हैं. हम देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं. आपके पास एक टावर है, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से पत्थर नीचे फेंकते हैं ऐसे करके. अब पत्थर यहाँ नीचे पहुँचता है तो यहाँ एक जैसे पॉन्ड है, तो यहाँ से गिरने के बाद जैसे वो ड्रॉप होता है ना, तो एक ड्रॉप जो सेंटेंस होगा, स्टोन इज ड्रॉप्ड मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ओके, राइट? और
जब आप स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो उसके बाद वो यहाँ गिरता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक स्टोन को आने में कितना टाइम लगता है। वो तो हो जाएगा कोई t1 सेकेंड। फिर जब यहाँ छपाक की आवाज़ आती है तो उसके बाद उस साउंड को, जो साउंड की वेलोसिटी दी हुई है वो है 340 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से आवाज़ आपके पास तक यहाँ कितनी देर में पहुँचती है, ये टाइम रहेगा t2। तो जो टोटल टाइम जो लगेगा स्प्लैश को आपके तक आने में वो होगा t1 प्लस t2। ओके, अब हमने सिर्फ देखना ये है कि t1 को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और t2 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इतना सा सवाल है हमारे पास। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि जो सॉल्यूशन रहा वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, हाइट ऑफ द टावर कितनी है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम। जो हाइट ऑफ द टावर है वो 300 मीटर है। सो हाइट ऑफ द टावर दिस इज इक्वल टू 300 मीटर, ये हो गया। अब यहाँ से आप इसको ड्रॉप कर रहे हो और आपने टाइम निकालना कितने टाइम में वो नीचे पहुँचे। तो हम जानते हैं यूजिंग, आप ऐसा लिख दीजिए s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 GT²। तो उसके इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और g का वैल्यू है 9.8, t की जगह अब t1 है। तो आपका s जो है वो 300 है। ओके, सो हम ऐसा लिखेंगे s इज इक्वल टू जस्ट 1/2 GT1² आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले आपके पास आएगा 2s इज इक्वल टू GT1² और t1² इज इक्वल टू 2s/g, t1 इज इक्वल टू √of 2s/g। सो अब t1 का जो वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू s क्या होगा, दिस इज़ 300 और g की जगह आप 9.8 सॉल्व रख दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका छोटे बच्चों का काम रह गया। अब ये आएगा 7.82 सेकेंड लगेंगे। अब हमने निकाल लिया ये वाला पार्ट, ये देखिए हमने t1 को निकाल लिया। अब हमें निकालना है t2। तो t2 निकालना बहुत आसान है। जो अब यहाँ जब छपाक होगी तो छपाक होने के बाद ये जो साउंड है ना वो 340 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 300 मीटर कितनी देर में कवर करेगी, सिर्फ ये देखना है। अब हमारे पास जो दूसरा टाइम इंटरवल होगा उसको निकालने का जो फार्मूला रहेगा वो t इज इक्वल टू, लेट t2 विद द टाइम टेकन बाय द साउंड, लेट t2 be the time taken by splash from pond to the top of tower। कितना टाइम लगेगा, वो t2 लगेगा। तो ये t2 क्या होगा, दिस इज द हाइट बटा वेलोसिटी। सो आई कैन राइट नाउ t2 इज द हाइट इज 300 मीटर एंड वेलोसिटी इज 340 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.88 सेकेंड। ओके, हम अब कैसे लिख सकते हैं, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम taken by splash of stone to reach the top। Okay, this total time t is equal to t1 plus t2। So here t1 is 7.82 second and t2 is 0.88 second। So this is equal to 8.7 सेकेंड, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जैसा सवाल था। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15.3। सो हियर द गिवन पैरामीटर्स आर द स्टील ऑफ वायर हैज़ ए लेंथ ऑफ 12.0 मीटर। तो इसमें पहला पैरामीटर दिया हुआ है, हम पहले सोल्यूशन लिखते हैं। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द वायर, हम जस्ट लेंथ लिखते हैं। दिस इज़ 12.0 मीटर, एक पैरामीटर दिया है, कॉमा
जो मास ऑफ द स्टील बायर है दैट इज़ 2.0 किलोग्राम, राइट, एंड बट शुड बी द टेंशन इन द बायर। आपसे पूछा है कि टेंशन कितनी होगी, तो ये अननोन हो गया। एंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ द बायर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द साउंड, द स्पीड ऑफ द साउंड इन ड्राई एयर। अब हमारे पास आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड in dry air at 20 degrees Celsius is 343 meter per second. So this is given to us। अब हमें निकालना है जी, टेंशन निकालनी है। तो हम जनरल फार्मूला हम लिखते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है ना, वो होता है T अपॉन म्यू। ओके, अब इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू। अब ये वाला पार्ट जो है वो आपने निकालना है। ये वाला पार्ट जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है। ये वाला जो पार्ट है 343 मीटर पर सेकेंड है, राइट, वी ओनली, इसके बीच में जो वी है। अब यहाँ से निकालिए ज़रा, टेंशन निकालना है ना आपको, तो वो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर इंटू म्यू। ओके, तो इसको आप ले सकते हैं वी स्क्वायर इंटू म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, टेंशन इज इक्वल टू 343 इंटू 343, मास की जगह लिख दीजिए आप 2.10 डिवाइडेड बाई लेंथ इज इक्वल टू 12.0। एंड इफ यू विल सॉल्व दिस पार्ट, यू विल फाइंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.0 और समथिंग, approximately 2.0 cross 10 to the power 4. You can solve to the correctness. So this is general ideas to how to find the solution of this problem. And now the next problem is, अब हमारे पास अगला प्रॉब्लम है कि उसमें ये कहा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, कि आप यूज़ करिए फार्मूला ये जो है लैप्लेस करेक्शन है, और इस करेक्शन के हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो गामा पी अपन रो है। यूज़ दिस फार्मूला टू एक्सप्लेन बाय द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। फर्स्ट आपको शो करना है दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, पहला काम। दूसरा आपने बताना है कि इट इज़ इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दूसरा। तीसरा आपने बताना है कि इंक्रीज विद ह्यूमिडिटी। ओके, सो ये बड़ा अच्छी प्रॉब्लम है। लीजिए, हम सबसे पहले इसका सल्यूशन यहाँ लिखते हैं। दिस इज़ द सल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय यूजिंग, अब हम फार्मूला लिखते हैं कि V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा P अपॉन रो, राइट। सो हियर गामा इज CP अपॉन CB। हियर we know that हम जानते हैं that PB is equal to RT, and here density, you know, this is mass upon volume, so volume is equal to mass upon rho। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, P वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं मास अपॉन रो इज इक्वल टू RT। तो यहाँ से आप ये देखिए P अपॉन रो निकालिए, सो P अपॉन रो इज इक्वल टू RT अपॉन M, ठीक। सो हियर फ्रॉम हियर at constant temperature, ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, वी कैन से दैट P अपॉन रो। देखिए ये गैस कांस्टेंट है, R इज गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट हो जाएगा, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट, इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो R अपॉन T, दिस पार्ट RT अपॉन M विल बिकम कांस्टेंट, सो दिस पार्ट विल देन बिकम कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि P अपॉन रो इज कांस्टेंट। सो यदि P अपॉन रो कांस्टेंट हो जाता है तो आप इक्वेशन नंबर 1 में चलें, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, ये लिख दीजिए, आपके पास आ जाएगा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड रहेगी वो क्या हो जाएगी, गामा ऑलरेडी कांस्टेंट है और P अपन रो कांस्टेंट है। सो वी कैन से दैट
दिस इज ये हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा RT/m आ जाएगा ना इसकी जगह। सो दिस होल पार्ट इज कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, सो दिस पार्ट इज V इज कॉन्स्टेंट। अब क्या बोल सकते हैं आप कि दिस वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन नंबर 2 से हम यदि देखें, जैसे P/ρ कांस्टेंट है, तो हम यहाँ कहें कि जो वेलोसिटी आई है ना, उसको हम लिखें गामा, P/ρ की आप वैल्यू रखें तो आएगी RT/m। इसमें से यदि अब यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे तो बाकी गामा कांस्टेंट रहा। यदि अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है देन गामा इज कांस्टेंट, दिस इज गैस कांस्टेंट, दिस इज मास दैट इज कांस्टेंट। तो हम ये कहेंगे कि दिस इज, ये सारे प्रोपोर्शनलिटी में चले जाएंगे, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेलोसिटी ऑफ साउंड in air increase with increase in temperature, right? Velocity of sound in air will increase with increase in temperature. So this is इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो अनदर हमारे पास एस्पेक्ट है इसी सवाल का जो थर्ड पार्ट है, दिस इज पार्ट नंबर 2। नाउ विल गो फॉर पार्ट नंबर 3। हम यहाँ देखें कि हमारे पास जो जनरल फार्मूला है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इसको दोबारा फिर से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, राइट? सो ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, with इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, देखिए जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ना, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ जो है वो एयर के ड्रॉपलेट जो है हवा में ज़्यादा चले जाते हैं, तो ड्राई एयर की जो डेंसिटी है वो घट जाती है। विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी द डेंसिटी ऑफ एयर विल डिक्रीज। सो एयर की जो डेंसिटी है वो घट जाएगी। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट ये दोनों जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो हम ये कह सकते हैं, सो with increase in ह्यूमिडिटी, जब एयर की डेंसिटी डिक्रीज करेगी वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज। अब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी ऑफ एयर घटेगी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल increase. So this is all about this video. Thank you.